वेलकम टू एग्ज़ाम जोश अपने सभी व्यूवर्स का स्वागत करता है। 5 मिनट फैक्ट्स विद एग्ज़ाम जोश में आज का जो टॉपिक अपने व्यूवर्स के लिए एग्ज़ाम जोश लेके आया है वो है इम्पॉर्टेंट वॉर्स एंड ट्रीटीज़ इन इंडियन हिस्ट्री। ये ऐसा एक पार्ट है इंडियन हिस्ट्री का जहाँ से हमेशा क्वेश्चन पूछे गए हैं, पहले भी और आगे भी पूछे जाने की पूरी संभावना है इसकी। तो आइए चलते स्टार्ट करते हैं। और ये इम्पॉर्टेंट वॉर्स एंड ट्रीटीज़ का पार्ट 1 होगा, इसका पार्ट 2 इसके बाद आएगा। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है आपका फर्स्ट एंग्लो कर्नाटिक वॉर। और इन वॉर्स में कुछ खास चीज़ें आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत होती हैं जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है। जैसे ये जो वॉर्स हैं जितनी भी, उनमें उनका ईयर क्या था, अगर कोई ट्रीटी साइन हुई है तो वो उसके बाद उस समय गवर्नर जनरल कौन थे और बैटल से उनके कंसीक्वेंसेस क्या होते हैं। तो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि हमें किन किन चीज़ों पे ध्यान देना है वॉर्स को पढ़ते टाइम। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि यहाँ हम इसे कम समय में ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन जहाँ से पूछे जाएंगे हम वो टॉपिक को ले रहे हैं। और इंडियन हिस्ट्री का जब हम पार्ट स्टार्ट करेंगे तो डिटेल से इन वॉर्स के बारे में वहाँ बात करेंगे। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपका फर्स्ट एंग्लो कर्नेटिक वॉर, फ्रेंच वॉर बेसिकली। ये इंग्लिश और आप देखेंगे कि फ्रेंच के बीच हुई थी। और बेसिकली ये जो लड़ाइयाँ जितनी भी आप देखेंगे एंग्लो कर्नाटिक वॉर्स, बेसिकली ये इंग्लैंड और फ्रांस के बीच हुकूमत को लेकर लड़ाई थी। मैं थोड़ा सा आपको इसका बैकग्राउंड देना चाहूँगी ताकि आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आए कि हाँ हम किस बारे में बात कर रहे हैं और इनका मतलब क्या है। बेसिकली ये यूरोप में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार को लेकर लड़ाई हो रही थी, ब्रिटिशर्स और फ्रेंच में। अगर आप देखेंगे तो ये जितनी भी एंग्लो कर्नाटिक वॉर्स हैं, 3 बेसिकली, वो आपकी हुई थी कर्नाटक में, इसीलिए इसको कर्नाटिक वॉर्स कहते हैं। सबसे बड़ी बात आती है इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड और पीछे ले जाने की मैं आपको कोशिश करूंगी कि भारत में मुगलों के शासन के दौरान जब औरंगज़ेब का निधन हो जाता है तब से मुगल्स की पकड़ भारत में ढीली पड़ जाती है। अब बात आती है कि कौन उत्तराधिकारी होगा, और बेसिकली ये उत्तराधिकार कौन करेगा उसकी जंग थी। और इस उस समय आपको पता है कि यूरोपीय जितनी भी कंपनियां थी, विदेशी कंपनी, उनका सबका आगमन धीरे 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 हो रहा था, काफ़ी हद तक हो चुका था, जिसमें ब्रिटिशर्स और फ्रेंच जो थे वो मेन थे। तो ये जो लड़ाई थी आपकी एंग्लो कर्नाटिक वॉर, बेसिकली ये आपकी ब्रिटिशर्स और फ्रेंच के बीच में थी। इसका ईयर जो है वो फर्स्ट एंग्लो कर्नाटिक वॉर का वो है 1746 से लेके 1748 तक। अब इसमें होता क्या है कि 1746 से 48 इसका ईयर है। इसकी लड़ाई में पौंडीचेरी के जो गवर्नर होते हैं डुप्ले, उन्होंने इसका नेतृत्व किया और उनकी निगरानी में फ्रांसीसियों को जीत मिल गई। डुप्ले जो वो फ्रेंच गवर्नर थे, उनकी निगरानी में जितने भी आप देखेंगे युद्ध, काफ़ी अच्छा प्रदर्शन उन्होंने किया अपनी नीतियों को लेके। तो इसमें बेसिकली आप देखोगे कि लास्ट में ट्रीटी ऑफ एक्सला चैपल की होती है इस युद्ध को समाप्त करने के लिए। तो ये लड़ाई ब्रिटिशर्स और फ्रेंच के बीच में थी, और इसमें जो जीत होती है वो फ्रेंच की होती है, फ्रांसीसियों की होती है, और ब्रिटिशर्स की इसमें हार होती है। ठीक है, तो आई होप अब आपको फर्स्ट एंग्लो कर्नाटिक वॉर क्लियर हो गया होगा कि इसका ईयर 1746 से लेके 1748। अब इस युद्ध को ट्रीटी ऑफ एक्सला चैपल से समाप्त किया गया था। और इसकी शुरुआत अगर आप देखेंगे
तो ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि ये हुकूमत को लेकर लड़ाई थी। यूरोप में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार को लेके इंग्लैंड और फ्रांस बेसिकली लड़ रहा था, जिसका असर हमें इंडिया में देखने को मिला। अब आगे चलते हैं, सेकेंड एंग्लो कर्नाटिक वॉर की हम बात करते हैं यहाँ पे। अब जब एक बार फ्रांसीसी जीत गए, फ्रेंच हमारे जीत गए, तो अब ब्रिटिशर्स को ये चीज़ें हज़म तो होंगी नहीं, क्योंकि वो अपने आप को ग्रेट सुप्रीम दिखाने की उनकी चाह हमेशा से रही है। तो इसका जो ईयर है सेकेंड एंग्लो कर्नाटिक वॉर का, वो 1749 से लेके 1754। मैं एक बार फिर से बोलूँगी कि जितनी भी वॉर्स हैं यहाँ पे, उनके ईयर, उनकी ट्रीटी, उनके गवर्नर जनरल, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, ये आपके एग्ज़ाम के लिए बेहद इम्पॉर्टेंट हैं। तो अब जब फ्रांसीसी आपके कर्नाटिक वॉर, फर्स्ट कर्नाटिक वॉर में जीत जाते हैं, तो इंग्लिश की तरफ से आप देखेंगे कि रॉबर्ट क्लाइव वो उभर कर सामने आते हैं, और आप देखेंगे कि काफ़ी हद तक युद्ध की जो नीतियाँ रॉबर्ट क्लाइव के थ्रू जो थी, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी रही हैं युद्ध के दौरान। तो यहाँ पे रॉबर्ट क्लाइव मुश्किल से 1 साल का समय देते हैं फ्रांसीसियों की को विजय मनाने का। उसके बाद ही वो सेकेंड एंग्लो कर्नाटिक वॉर में जीत जाते हैं और ब्रिटिशर्स को जीत दिलाते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि बेसिकली राइज ऑफ रॉबर्ट क्लाइव का हो जाता है। और यहाँ पे जो ट्रीटी साइन होती है वो आप देखेंगे कि पौंडीचेरी की होती है। यहाँ पे 1754 में सेकेंड एंग्लो कर्नाटिक वॉर में जो ट्रीटी साइन होती है वो ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी की होती है। आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं थर्ड एंग्लो कर्नाटिक वॉर की। इसका जो ईयर था बेसिकली वो 1758 से लेके 1763 तक था। अब यहाँ पे होता ये है कि जो फ्रेंच के जो सेनापति होते हैं काउंट दे लाली, और इंग्लिश की तरफ से आप देखेंगे तो ब्रिटिश सेनापति आयरकूट होते हैं, सर आयरकूट होते हैं। तो यहाँ 70 बेसिकली जब स्टार्ट होता है तो मद्रास पर हमले से इसकी शुरुआत करते हैं काउंट दे लाली। इससे होता ये है कि 1761 पर वो पौंडीचेरी पर कब्जा कर लेते हैं। फिर 1761 में जब ब्रिटिशर्स ने पौंडीचेरी पर कब्जा कर लिया तो लाली को जिंजी और कराईकल के लिए बाध्य कर देते हैं। और आखिरी में क्या होता है, इसका असर हमें कहाँ देखने को मिलता है? इसका असर हमें वांडीवाश के युद्ध में देखने को मिलता है, जहाँ पे तीसरे युद्ध में ये बेसिकली हार जाते हैं और यूरोप में उन्हें ब्रिटेन के साथ पेरिस की संधि करनी पड़ती है मजबूरी में। तो इस वॉर में अगर आप देखेंगे तो काउंट दे लाली वो फ्रेंच जनरल हैं और ब्रिटिश लेफ्टिनेंट जनरल सर आयरकूट रहते हैं। यहाँ पे फ्रेंच की हार होती है और बैटल ऑफ वांडीवाश भी होता है। तो आप देखेंगे कि पहला जो कर्नाटिक वॉर था वो फ्रेंच जीतते हैं, दूसरा और तीसरा जो कर्नाटिक वॉर है वो ब्रिटिशर्स जीतते हैं, इंग्लिश जीतते हैं। अब आई होप आपको इसका बैकग्राउंड थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा। इसको काफ़ी डिटेल में हम जानेंगे जब हम हिस्ट्री की सीरीज़ स्टार्ट करेंगे, वहाँ पे आपसे इस बारे में बात करेंगे। अब बात आती है हम मैसूर। आपको पता है धीरे धीरे जब भी आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ोगे तो उसमें आपको देखने को मिलेगा कि धीरे धीरे कैसे यूरोपीय कंपनियों का आगमन होता है और फिर धीरे धीरे स्वतंत्र राज्य अलग अलग, बंगाल आप देखेंगे, आप मैसूर देखेंगे, हर जगह पंजाब, इन जगह धीरे धीरे आप देखेंगे कि कैसे स्थितियाँ बदलती रहती हैं, कैसी कैसी परिस्थितियाँ आती हैं और जो विदेशी कंपनियां हैं वो कैसे कैसे अपना प्रभुत्व स्थापित करती हैं और कौन उसमें सर्वश्रेष्ठ होता है, इस पे भी बात होती है। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर की। ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्ज़ाम के लिए। और बेसिकली 4 मैसूर वॉर लड़ी गई थी, आप ये भी ध्यान रखिए। और पहली मैसूर वॉर आपकी 1766 से लेके 1769 के बीच में लड़ी जाती है
और इस वक्त जो गवर्नर जनरल होते हैं वो होते हैं आपके कॉर्नवालिस। तो इसका थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड देने की कोशिश करूँगी, प्लॉट देने की कोशिश करूँगी, ताकि आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आए। तो इसमें होता ये है कि जब आप देखेंगे कि इसका जो ईयर है 1766 से 1769, उस दौरान आप देखेंगे 67 के टाइम पे, 1767 के टाइम पे जब निज़ाम मराठा और अंग्रेज़ों की सेना मिलकर क्या करती है, हैदर अली पर आक्रमण कर देती है। परंतु कुछ समय बाद ही वहाँ पर क्या होता है, निज़ाम जो होते हैं वो बाद में हैदर अली की तरफ आ जाते हैं। तो उसके बाद जैसे ही फिर निज़ाम देखते हैं कि प्रारंभिक सफलता जो है वो अंग्रेज़ों को मिल रही है, तो वो फिर पुनः अंग्रेज़ों की तरफ चले जाते हैं। यहाँ पर हैदर अली क्या करते हैं, हैदर अली ये करते हैं कि मैंगलोर बम्बई पर पुनः अधिकार कर लेते हैं। और उसके बाद 1769 में उनकी सेना मद्रास तक पहुंच जाती है। तो आखिरी में अंग्रेज़ों को विवश होकर हैदर अली की शर्तों में 1769 में मद्रास की संधि करनी पड़ती है। तो बेसिकली फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर में आप ट्रीटी ऑफ मद्रास होती है और उस वक्त गवर्नर जनरल कॉर्नवालिस होते हैं। इसमें हैदर अली की विजय होती है। आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा। ट्रीटी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उनको ज़रूर से ज़रूर याद रखें। उसके बाद बात करते हैं पहली विजय मैसूर वॉर में, तो आपने देखा कि हैदर अली को हो गई है। अब बात करते हैं सेकंड मैसूर वॉर की। ये 1780 से लेकर 1784 यानी 1780 से लेकर 1784 तक चलती है। इस वक्त जो गवर्नर जनरल होते हैं वो वैरन हेस्टिंग होते हैं। होता ये कि जब 1769 में हैदर अली की शर्तों के अनुसार जब ब्रिटिशर्स जो होते हैं वो काम नहीं करते हैं, बीच में जब 1770 में एक बार जब मराठा आक्रमण करते हैं, तो जो अंग्रेज़ होते हैं वो हैदर अली की सहायता नहीं करते हैं। और उसके बाद हैदर अली बहुत ज़्यादा नाराज़ होते हैं। फिर होता ये है कि अंग्रेज़ जो वो क्या करते हैं, वो हैदर अली की राज्य सीमाओं के अंतर्गत माही की जो फ्रांसीसी की जो सीमा होती है, फ्रांस का जो पार्ट होता है, उस पर आक्रमण कर अधिकार कर लेते हैं। और लास्ट में होता ये है कि मराठा और निज़ाम के साथ मिलकर त्रिपक्षीय संधि कर लेते हैं, जिससे कि द्वितीय मैसूर युद्ध का प्रारंभ होता है। इसमें आप देखेंगे सेकंड मैसूर वॉर में बेसिकली हैदर अली की मृत्यु हो जाती है और 1782 में उनके पुत्र टीपू युद्ध को संभालते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं थर्ड मैसूर वॉर की। इसका जो ईयर था बेसिकली वो 1790 से लेकर 1792 यानी 1790 से लेकर 1792 तक रहता है। अच्छा, सेकेंड मैसूर वॉर में मैं आपको ट्रीटी बताना भूल गई। यहाँ पे जो ट्रीटी होती है वो ट्रीटी ऑफ मैंगलोर की होती है। तो प्रथम मैसूर वॉर में आप देखेंगे कि ट्रीटी ऑफ मद्रास होती है। सेकेंड मैसूर वॉर में आप देखेंगे कि ट्रीटी ऑफ मैंगलोर होती है। और तीसरी मैसूर वॉर में आप देखेंगे कि ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम की होती है। तीसरी मैसूर वॉर में जो गवर्नर जनरल होते हैं वो कॉर्नवालिस होते हैं। और यहाँ पे जो होता है वो टीपू की हार होती है यहाँ पे। अब होता क्या है, एक छोटा सा बैकग्राउंड मैं आपको यहाँ पे देती हूँ कि जब 1790 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने टीपू का नाम जो होता है वो कंपनी की मित्रता सूची से हटा दिया जाता है। और जैसा कि आपको पता है, अंग्रेज़ हमेशा से अपनी दोहरी नीति ही चलाते आए हैं, इसलिए वो कभी भी विश्वास के पात्र नहीं रहे हैं। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि जब हैदर अली जो था उसका जो वहाँ पे था समर्थन, जब उसने विजय प्राप्त की थी फर्स्ट मैसूर वॉर में, तो वहाँ 1769 और 1784 में जब टीपू के साथ इनकी संधि होती है, तो ये क्या करते हैं यहाँ पे कि 1788 में निज़ाम को पत्र लिखते हैं, एक पत्र लिखते हैं जिसमें वो बात करते हैं कि टीपू सुल्तान से उन भूभागों को छीन लेते हैं
और उनको उकसाते हैं कि वो इस कार्य में ब्रिटिशर्स की हेल्प करें। और बेसिकली 1789 में इसमें ट्रेवनकोर पर आक्रमण होता है, जिसमें कि टीपू की हार होती है और ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम यहाँ पर साइन होती है। उसके बाद बात करेंगे फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर की, जिसका ईयर आप देखेंगे कि इसका ईयर है 1798 से लेके 1799 तक। अब इसमें जो गवर्नर थे वो उस वक्त थे वेलेस्ली। अब ये होता है, इसका एक छोटा सा बैकग्राउंड ये है कि जब आप पता है मैसूर आपका जो है वो दक्षिण भारत में आता है, तो दक्षिण भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और हैदराबाद में जो दक्कन के खिलाफ मैसूर साम्राज्य, जो मैंने आपको बताया कि दक्षिण भारत में है, उसके बीच एक बेसिकली संघर्ष था। अंग्रेजों ने मैसूर की राजधानी पर कब्जा कर लिया होता है। उसके बाद युद्ध में आपको पता है टीपू सुल्तान कमाल को संभाल रहे होते हैं, तो उनकी मौत हो जाती है इस दौरान। तो ब्रिटेन ने ओडेयर वंश को क्या करता है, मैसूर सिंहासन पे बिठा देते हैं और उस पर अप्रत्यक्ष नियंत्रण कर लेते हैं। अब आप देखेंगे कि मैसूर जो साम्राज्य है वो ब्रिटिश भारत के साथ सहायक गठबंधन में एक रियासत बन जाता है और कोयम्बटूर, दक्षिणी कन्नड़ और उत्तरी कन्नड़ अंग्रेज संभालते हैं बेसिकली। तो ये था आपका फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर। और मैंने बताया कि फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर में टीपू की मृत्यु हो जाती है, दूसरी मैसूर वॉर में हैदर अली की मृत्यु हो गई थी। अब हम आगे चलते हैं और बात करते हैं सिख युद्धों की। फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर। सिख वॉर की अगर हम बात करें तो जो आप देखेंगे कि इसका जो ईयर है फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर, इसका ईयर है 1845 से लेके 1846। यहाँ पर हार्डिंग जो हैं वो गवर्नर जनरल होते हैं। होता ये कि रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद गद्दी पे कौन बैठेगा, इसके लिए पुनः संघर्ष प्रारंभ होता है। आपको पता है कि राजा रणजीत सिंह जो होते हैं उनकी जो नीति रहती है वो काफ़ी संकेंद्रित रहती है, सबको मिला जुला के, और बहुत ही ज़्यादा वो वीर होते हैं। वीरता का प्रदर्शन उन्होंने किया होता है। इससे पहले जब आप पंजाब के बारे में पूरा पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। तो इस वक्त जब गद्दी के लिए वो सोचते हैं कि हम किसे बिठा लें, क्योंकि उसके आगे कोई ऐसा योग्य राजा नहीं होता है कि जिसको वो गद्दी के लिए योग्य माने, और अंग्रेज़ों के लिए यह अवसर बन जाता है। अंग्रेज़ों की तरफ से जैसे मैंने बताया लॉर्ड हार्डिंग रहते हैं, तथा सिखों की ओर से जितने भी विभिन्न आप देखेंगे सिख सरदार होते हैं वो अलग अलग बट जाते हैं। बेसिकली जब कोई भी युद्ध हो, कोई भी परिस्थिति क्यों ना अगर आप लें, जब चीज़ें डिवाइड हो जाती हैं तो कभी भी उसका परिणाम अच्छा नहीं होता है। फिर ये तो युद्ध की बातें थी। इससे क्या होता है, आप देखेंगे कि सिख जब अलग अलग बढ़ जाते हैं तो उनका पलड़ा कमज़ोर पड़ जाता है और इनकी हार हो जाती है। और आखिरी में 1846 में लाहौर की संधि करनी पड़ती है, जिससे कि युद्ध समाप्त होता है। ये तो बात हो गई फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर की। आप देखेंगे अब हम सेकेंड सिख वॉर। बहुत ज़्यादा डिटेल में इसमें हम बात नहीं कर रहे हैं। मैंने जैसे आपको पहले भी बताया कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रीटीज़, उनके ईयर, उनके गवर्नर जनरल, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो हम सिर्फ फैक्ट्स के यहाँ पे बात कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा डिटेल में हम हिस्ट्री जब कवर करेंगे तब बात करेंगे। अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं सेकेंड सिख वॉर की, जिसका ईयर 1848 से लेकर 1849 होता है और ये डलहौजी के टाइम पर होता है।
तो जैसा कि आपको पता है कि अंग्रेज़ी गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी होते हैं, काफ़ी साम्राज्यवादी गवर्नर उनको माना जाता है। इनके नेतृत्व में अंग्रेज़ों ने पूरी ताकत के साथ पंजाब को जीत लिया था और 1849 में पंजाब को ब्रिटिश राज में मिला लिया जाता है। जैसा कि आपको पता है, जो महाराजा दिलीप सिंह होते हैं वो पंजाब के अंतिम शासक होते हैं और द्वितीय युद्ध के समय वो काफ़ी अल्पायु के रहते हैं। इसीलिए अंग्रेज उन्हें क्या करते हैं, पेंशन देकर इंग्लैंड पढ़ने के लिए भेज देते हैं, जहाँ पर वो ईसाई धर्म को अपना लेते हैं। तो यहाँ पर बात हुई सेकेंड सिख वॉर की और यहाँ से आपका सिख वॉर ख़त्म हो जाता है। उसके बाद हम बात करेंगे, आप देख रहे होंगे थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे जो अंग्रेज़ होते हैं वो हर जगह पूरे भारत पर धीरे धीरे कर कर अपना एकाधिकार स्थापित, अपना प्रभुत्व कैसे स्थापित कर लेते हैं और हर राज्य को कैसे अपने नियंत्रण में ले लेते हैं, उसकी भी समझ आपको यहाँ पे आ रही होगी। फिर अब हम बात करते हैं बर्मा वॉर की। बर्मा वॉर को अगर मैं आपको शॉर्ट में समझाऊं तो बेसिकली तीन बर्मा वॉर होती हैं हमारी। जब 1823 में जो बर्मीज़ होते हैं वो कंपनी के द्वीप शाहपुरी एक द्वीप होता है, उस पर वो आक्रमण कर देते हैं और उत्पात मचाने लगते हैं वहाँ पर। यहाँ से प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध, फर्स्ट एंग्लो बर्मा वॉर की शुरुआत होती है। 3 युद्ध मैंने आपको बताए होते हैं और आखिरी में अंग्रेज़ जो होते हैं उनकी निर्णायक विजय होती है। वो जैसे मैंने आपको बताया कि वो कैसे धीरे धीरे हर जगह को अपनाना चाहते थे, कब्जा करना चाहते थे। तो यहाँ पर अंग्रेज़ जीत जाते हैं और जो बर्मा होता है वो अंग्रेज़ी राज में मिला लिया जाता है। पहले बर्मा वॉर में आप देखेंगे कि ट्रीटी ऑफ यानडूब होती है। यहाँ पर ये होता है कि जब आप देखेंगे कि आखिरी में संधि के लिए बर्मीज़ जो होते हैं, बर्मिया, वो सारे आखिरी में उन्हें मानना पड़ता है, उनकी मजबूरी हो जाती है। तो फर्स्ट बर्मा वॉर में जो आपके गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड आमहर्स्ट थे। सेकंड में आपके थे मेजर जनरल हेनरी गॉडविन और थर्ड में आपके हैरी थे। अब आप ईयर यहाँ से देखिए कि फर्स्ट बर्मा वॉर का ईयर 1825 है अगर आप देखेंगे तो। उसके बाद सेकंड बर्मा वॉर की अगर हम बात करें तो ये 1884 है और थर्ड बर्मा वॉर की अगर मैं बात करूं तो ये आपका है 1885। अगर आपको ईयर को लेके थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन हो रहा हो, क्योंकि जो बुक्स होती हैं बेसिकली आप चाहे एनसीईआरटी उठा के ले लें या आप मॉडर्न की कोई भी बुक ले लें, आप उसमें हर जगह एक थोड़ा टाइम आगे पीछे चलता ही रहता है। एग्जैक्ट एकदम सेम डेट कभी कभी नहीं होती है, तो इसका ये मतलब नहीं होता कि वो डेट सही है कि नहीं। तो आई होप यहाँ से अब आपको क्लियर हो गया होगा जो मेजर वॉर्स थी उनकी कौन कौन सी ट्रीटीज़ थी। ये वॉर्स एंड ट्रीटीज़ का बेसिकली फर्स्ट पार्ट है जिसमें हमने कुछ वॉर्स को कवर करने की कोशिश करी है। बेसिकली आपने देखा कि हमने एंग्लो फ्रेंच वॉर कवर की, एंग्लो मैसूर वॉर कवर की है, एंग्लो सिख वॉर कवर की है और एंग्लो बर्मा वॉर कवर की है। उनसे रिलेटेड मैंने ईयर, ट्रीटी, कौन गवर्नर जनरल थे और थोड़ा बैकग्राउंड आपको देने की कोशिश की है ताकि आपको इस वीडियो को भी देखते टाइम समझ में आए कि हाँ कौन सी ट्रीटी हुई थी, हम किस बारे में बात करें, उसका प्लॉट क्या रहा होगा। तो अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और जो व्यूवर्स पहली बार देख रहे हैं ये वीडियो एग्ज़ाम जोश का, वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।